साल 1916, लंदन का ग्रेज इन का इलाका। अक्टूबर की एक सर्द रात थी, ऐसी सर्दी जो सिर्फ त्वचा को नहीं बल्कि हड्डियों को भी कंपा देती थी। बाहर घना कोहरा छाया हुआ था, जिसे लंदन के लोग द ग्रेट स्मॉग कहते थे। पीली गैस लैंप की रोशनी उस कोहरे में तैर रही थी, जैसे किसी भूतिया दुनिया के दरवाजे खुले हों। लेकिन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की लाइब्रेरी के एक कोने में एक मेज पर अभी भी रोशनी जल रही थी। वहां 25 साल का एक भारतीय युवक बैठा था। नाम था भीमराव। उनके कोट की कोहनियां घिस चुकी थीं। जूते तलवों से इतने पतले हो चुके थे कि लंदन की बर्फीली सड़कों की ठंडक सीधे उनके पैरों तक पहुंचती थी। पेट में भूख थी, क्योंकि पिछले 2 दिनों से उन्होंने सिर्फ एक पांव रोटी और चाय पर गुजारा किया था। लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो उस कमरे की ठंड को भी पिघला सकती थी। मेज पर किताबों का पहाड़ खड़ा था। अर्थशास्त्र, इतिहास, कानून और समाज शास्त्र की किताबें। ये सिर्फ किताबें नहीं थीं, ये ईंटें थीं जिनसे वह एक नए भारत का निर्माण करना चाहते थे। उनके पास बड़ौदा रियासत से आया एक पत्र रखा था। आपकी छात्रवृत्ति की अवधि समाप्त हो चुकी है। आपको तुरंत भारत लौटना होगा। जहाज कल सुबह निकलना था। उनके पास सिर्फ यह एक रात थी, अपनी थीसिस पूरी करने के लिए, अपने तर्क को अंतिम रूप देने के लिए। अगर आज रात यह काम पूरा नहीं हुआ तो सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। वह सिर्फ एक साधारण क्लर्क बनकर रह जाएंगे, और वह सपना, करोड़ों दबे कुचले लोगों को आवाज देने का सपना, हमेशा के लिए मर जाएगा। भीमराव ने अपनी कलम उठाई। हाथ ठंड से ठिठुर रहे थे, उंगलियां सुन्न थीं। उन्होंने अपनी हथेलियों को रगड़कर गर्म किया और कागज पर झुके। नहीं, उन्होंने खुद से बुदबुदाया, मैं हार नहीं मान सकता। मेरी लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है। घड़ी ने रात के 12 बजाए। लाइब्रेरी का सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। भीमराव के दिमाग में विचारों का बवंडर चल रहा था। वह लिख रहे थे भारत के राष्ट्रीय लाभांश के बारे में, लेकिन लिखते लिखते उनकी कलम रुक गई। किताबों के अक्षरों के बीच उन्हें कुछ और दिखाई देने लगा। उन्हें लंदन की यह लाइब्रेरी नहीं, बल्कि सतारा का वह स्कूल याद आने लगा। उन्हें याद आया कैसे वह क्लास के बाहर टाट पर बैठते थे, कैसे प्यास लगने पर उन्हें नल छूने की इजाजत नहीं थी। चपरासी आकर ऊपर से पानी डालता था। नो प्यून, नो वाटर। चपरासी नहीं तो पानी नहीं। वह प्यास, वह शारीरिक प्यास से ज्यादा आत्मसम्मान की प्यास थी। भीमराव की मुट्ठी कस गई, कलम कागज पर गड़ गई। इंग्लैंड के लोग आजादी की बातें करते थे, लोकतंत्र की बातें करते थे, लेकिन भारत में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था जिसके लिए आजादी का मतलब अंग्रेजों का जाना नहीं, बल्कि हजारों सालों की गुलामी से मुक्ति थी। उन्होंने सोचा, अगर मैं आज सो गया तो मेरे लोग सदियों तक सोते रहेंगे। मुझे जागना होगा। मुझे यह साबित करना होगा कि बुद्धि और ज्ञान किसी खास जाति की जागीर नहीं है। यह विचार आते ही उनकी थकान गायब हो गई। उन्होंने फिर से लिखना शुरू किया। उनकी कलम अब सिर्फ स्याही नहीं उगल रही थी, बल्कि वह एक योद्धा की तलवार की तरह चल रही थी। वह अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की धज्जियां उड़ा रहे थे, और साथ ही साथ भारतीय समाज की उन कुरीतियों पर भी प्रहार कर रहे थे जिन्होंने देश को खोखला कर दिया था। रात के 2 बज चुके थे। लाइब्रेरी का चौकीदार, एक बूढ़ा अंग्रेज जिसका नाम मिस्टर थॉमस था, अपनी लालटेन लेकर आया। मिस्टर अंबेडकर, थॉमस ने कांपती आवाज में कहा, बहुत देर हो चुकी है, अब घर जाओ। इतनी पढ़ाई करके क्या करोगे? आखिर लौटना तो तुम्हें उसी गुलाम देश में है। भीम ने सिर उठाया। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, लेकिन नजरों में एक अजीब सी चमक थी। थॉमस, भीम ने शांत स्वर में कहा, तुम इस लाइब्रेरी को सिर्फ किताबों का घर समझते हो, लेकिन मेरे लिए यह एक शस्त्रागार, आर्मरी है। थॉमस हैरान हुआ। शस्त्रागार? यहां तो कोई बंदूक नहीं है। भीम ने अपनी कलम की ओर इशारा किया। यह मेरी बंदूक है थॉमस, और यह शब्द, ये मेरा बारूद है। तुम कहते हो मैं गुलाम देश में लौटूंगा। हां, यह सच है, लेकिन मैं वहां गुलामी स्वीकार करने नहीं, उसे जड़ से उखाड़ने जा रहा हूं। लेकिन तुम अकेले हो, थॉमस ने सहानुभूति से कहा। पूरी दुनिया के खिलाफ अकेले कैसे लड़ोगे? भीमराव मुस्कुराए, एक बहुत ही थकी हुई लेकिन आत्मविश्वास से भरी मुस्कान।
सूरज भी अकेला ही निकलता है थॉमस, और जब वह निकलता है तो पूरी दुनिया का अंधेरा मिट जाता है। मुझे सूरज नहीं बनना, मुझे बस एक दिया जलाना है। आंधी कितनी भी तेज हो, मैं उस दिए को बुझने नहीं दूंगा। थॉमस कुछ न बोल सका। उसने चुपचाप अपनी लालटेन वहां रख दी ताकि भीम को थोड़ी और रोशनी मिल सके, और वहां से चला गया। वह समझ गया था कि यह लड़का कोई साधारण छात्र नहीं है। समय रेत की तरह फिसलता जा रहा था। सुबह के 4 बजने वाले थे। थीसिस का अंतिम अध्याय बाकी था। यह सबसे कठिन हिस्सा था। इसमें उन्हें यह सिद्ध करना था कि औपनिवेशिक शासन और सामाजिक भेदभाव दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तभी थकान का एक जबरदस्त दौरा पड़ा। भीमराव का सिर चकराया, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। भूख अब असहनीय हो चुकी थी। उनका शरीर जवाब दे रहा था। मन किया कि बस मेज पर सिर रखकर सो जाएं। बस 5 मिनट, उनके मन ने कहा, सिर्फ 5 मिनट सो लो। जैसे ही उन्होंने आंखें बंद कीं, उन्हें एक सपना सा आया। उन्हें अपने पिता रामजी सकपाल का चेहरा दिखाई दिया। उन्हें वह अपमानित चेहरे दिखाई दिए जो गांव में सिर झुकाकर चलते थे। उन्हें वह महिलाएं दिखाई दीं जिन्हें इज्जत से जीने का हक नहीं था। हजारों बेआवाज लोग उनकी तरफ देख रहे थे। वे कुछ बोल नहीं रहे थे, बस देख रहे थे। उनकी खामोशी में एक सवाल था। भीमराव झटके से जाग गए, पसीने से लथपथ। नहीं, उन्होंने जोर से कहा, मैं नहीं सो सकता। उन्होंने पास रखा ठंडा पानी अपने चेहरे पर मारा। पानी बर्फीला था, जिसने उनकी नसों को झकझोर दिया। उन्होंने अपनी कलम फिर उठाई। अब उनकी गति और तेज हो गई थी। वह अब लिख नहीं रहे थे, वह इतिहास रच रहे थे। एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक समीकरण। वह दुनिया के सबसे बेहतरीन अर्थशास्त्रियों को चुनौती दे रहे थे। वह बता रहे थे कि कैसे मुद्रा का मूल्य सिर्फ बाजार से नहीं, बल्कि आम आदमी की क्रय शक्ति से तय होता है। उनका ज्ञान अब एक नदी की तरह बह रहा था, अविरल, प्रचंड और पवित्र। खिड़की के बाहर आकाश का रंग बदलने लगा था। गहरा काला रंग अब स्लेटी हो रहा था। सुबह के 5:30 हो चुके थे। भीमराव ने अंतिम वाक्य लिखा। उन्होंने पूर्ण विराम लगाया। वह पूर्ण विराम सिर्फ एक वाक्य का अंत नहीं था, वह उनकी साधना का फल था। उन्होंने पन्नों को समेटा। कुल मिलाकर सैकड़ों पन्ने थे। उन्होंने उसे एक धागे से बांधा। जैसे ही उन्होंने अपनी कलम नीचे रखी, सूरज की पहली किरण खिड़की के कांच से छनकर सीधे उनकी मेज पर पड़ी। वह किरण उनके चेहरे पर नहीं, बल्कि उस पांडुलिपि पर पड़ी जिसे उन्होंने पूरी रात जागकर तैयार किया था। उन्होंने गहरी सांस ली, एक ऐसी सांस जो आजादी की थी। शरीर थका हुआ था, लेकिन आत्मा 7वें आसमान पर थी। उन्होंने लाइब्रेरी के उस कमरे को आखिरी बार देखा। यह कमरा गवाह था उस संघर्ष का जो दुनिया ने नहीं देखा। दुनिया उन्हें बाद में संविधान निर्माता कहेगी, बाबा साहेब कहेगी, लेकिन उस रात वह सिर्फ एक तपस्वी थे जिसने ज्ञान की तपस्या की थी। उन्होंने अपना पुराना कोट उठाया, पांडुलिपि को सीने से लगाया, जैसे कोई मां अपने बच्चे को थामती है, और बाहर निकल आए। बाहर लंदन जाग रहा था। लोग अपने काम पर जा रहे थे। किसी को नहीं पता था कि उनके बीच से गुजर रहा यह साधारण सा दिखने वाला भारतीय युवक अपनी बगज में एक ऐसा तूफान लेकर जा रहा है जो आने वाले समय में भारत के सामाजिक ढांचे को बदल कर रख देगा। जहाज बंदरगाह पर खड़ा था। सायरन बजा। भीमराव सीढ़ियां चढ़ते हुए जहाज के डेक पर पहुंचे। उन्होंने पीछे मुड़कर लंदन शहर को देखा। उनकी आंखों में अब भावुकता नहीं, संकल्प था। मैं जा रहा हूं, उन्होंने मन ही मन कहा, लेकिन मैं वापस आऊंगा, अपनी डिग्री लेने भी और अपने लोगों का हक मांगने भी। यह अंत नहीं है, यह तो बस शुरुआत है। जहाज चल पड़ा, लहरों को चीरता हुआ, और वहां डेक पर खड़ा वह युवक क्षितिज की ओर देख रहा था, जहां उसका भारत उसका इंतजार कर रहा था। अब जानिए इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है। इस कहानी का सार सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष नहीं है, बल्कि यह एक विचारधारा है। अक्सर हम सोचते हैं कि क्रांतियां तलवारों से, बंदूकों से या शोर शराबे से आती हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की वह रात हमें सिखाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति एक शांत कमरे में, किताबों के ढेर के बीच, एक कलम की नोक से शुरू होती है। ज्ञान ही शक्ति है। जब पूरी दुनिया उन्हें अछूत मानती थी, तब उन्होंने खुद को इतना शिक्षित कर लिया कि दुनिया के बड़े बड़े विद्वान उनके सामने नतमस्तक हो गए। उन्होंने अपने अपमान का बदला गुस्से से नहीं,
बल्कि अपनी योग्यता बढ़ा कर लिया। परिस्थितियों का रोना न रोएं। उनके पास पैसे नहीं थे, समय नहीं था, समाज का साथ नहीं था, फिर भी उन्होंने इतिहास रचा। यह हमें सिखाता है कि अगर आपका क्यों मजबूत है तो आप किसी भी कैसे को सहन कर सकते हैं। दीपक बने। जैसा कि उन्होंने थॉमस से कहा, सूरज बनने की जिद मत करो, बस एक दिया जलाओ। हम सब दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने हिस्से का अंधेरा जरूर मिटा सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक आदमी की कलम लाखों तलवारों से ज्यादा ताकतवर हो सकती है, बशर्ते उसके पीछे सच्चाई और जन कल्याण की भावना हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाएं, दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो रजत अंबेडकर 80 को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।